नमस्कार और स्वागत है आपका। वेलकम इन फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी। एंड हम हमेशा आपके सामने एक नई से नई इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं और कोशिश हमारी ये होती है कि आपको रोचक जानकारी के साथ साथ एक नई इन्फॉर्मेशन दें ताकि योर नॉलेज शुड ग्रो इन एस्ट्रोलॉजी। एंड व्हेन दिस नॉलेज इज़ राइट, योर बिलीव ऑल्सो कम्स इन एस्ट्रोलॉजी एज पर साइंस, नॉट एज पर कोई पाखंड या आडंबर। अभी जो मैंने बीच में काफ़ी प्रोग्राम्स दिए आपको, उसमें मैंने साफ कहा था कि मंगल और केतु की जो भूमिका है, द रोल ऑफ मार्स एंड केतु विल बी वेरी वेरी क्रूशल इन 2024। जुपिटर हालांकि अभी भरणी नक्षत्र में एंट्री कर रहे हैं और जो भरणी नक्षत्र में वो एंट्री करेंगे तो वो यम का नक्षत्र है, लॉर्ड उसके यम है। हालांकि उसके जो नक्षत्र स्वामी हैं वो शुक्र है, और जबकि अभी वो केतु में भ्रमण कर रहे हैं अपना, जिसमें वो अभी ट्रांजिट कर रहे हैं। इस वजह से काफ़ी लोगों ने सफ़र भी किया है बहुत ज़्यादा। तो लेकिन अब जिस ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं वो है मार्स के बारे में मैंने पहले एक प्रोग्राम दिया था पिछले साल, जब पंचमुखी यात्रा उनकी शुरू हुई थी कि उनको किन किन राशियों से गुजरना है। और इस बार वो अंतिम छोर से अपनी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं मकर से, जो कि चलेगी 45 डेज के हिसाब से चलती आपके सामने मिथुन निकरक के पास जाके ये इसका समापन होगा। मैं जो बात करना चाह रहा था आपसे वो ये है कि ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ अ टाइम, बिकॉज सबसे बड़ी बात है, जहाँ गुरु बैठे हैं उसके अगले वाले घर पे जाएं तो राहु बैठे हुए हैं, और उनसे पीछे बैठे हैं तो सैटर्न बैठे हुए हैं। सैटर्न से पीछे हम मार्स आ जाएंगे, और इन्हीं को बाईपास करते हुए पास में से गुजर रहे हैं जो अभी अस्त भी थे, जिसकी वजह से मार्स, सूर्य, बुध, शुक्र, इनकी युतियाँ होती जाएंगी, बीच में चंद्रमा भी बीच में से क्रॉस करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो प्लानिटरी मूवमेंट्स हैं, द मूवमेंट ऑफ दीज प्लैनेट्स, दैट विल गोइंग टू पुट अ वेरी वेरी गुड इम्पैक्ट और बैड इम्पैक्ट ऑन एवरीवन, इवन इन द वर्ल्ड। और बिकॉज ये जिस तरह के नक्षत्रों में ट्रैवल करने वाले हैं, स्पेशली मार्स जिनका तो कुंडली में जन्म स्थान पर एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ इज गुड, दैट पर्सन इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड अलॉट। बट इफ द पॉइंट ऑफ टाइम द मार्स इज नॉट इन अ गुड नक्षत्र, even the gochar is good, then he is not going to get that gains. So here these things has to be considered as for your chart. तो चार्ट का जो महत्व है और जो जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, सैटर्न जो है कम्बशन होने वाले हैं, यानी कि अस्त होने वाले हैं, और वो सूर्य की वजह से अस्त होंगे क्योंकि उनके साथ होंगे। और सूर्य और सैटर्न जब साथ में होते हैं तो उनकी बनती बिल्कुल नहीं है। इसका भी जो एलिमेंट जो है, इसके भी जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं आएंगे जिन भी राशियों में ट्रैवल करेंगे। इसके बारे में मैं ब्लॉग या वीडियो आपको अलग से दूंगा, क्योंकि फिलहाल हम इस समय इस प्रोग्राम के अंदर मार्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद मरकरी भी ज्वाइन करेंगे मार्स को टिल 20th ऑफ फेब। वीनस 5 से 9 फरवरी श्रवण नक्षत्र में आ जाएंगे, तब भी वीनस भी अपना नक्षत्र चेंज कर चुके हैं, सॉरी मार्स भी अपना नक्षत्र चेंज कर चुके होंगे 18 से 19, यानी कि 6 दिन इनका एक ही नक्षत्र में मिल रहेगा। मार्स की ओरिजिनली जो यात्रा है वो 5 फरवरी से शुरू हो रही है और ये 15 मार्च तक रहेगी। तो ये नक्षत्र जो है जिसमें रहेंगे, पहले सूर्य के नक्षत्र रहेंगे जो उत्तराषाढ़ा है। सबसे बड़ी बात है, इसके लॉर्ड खुद सूर्य ही है, इसमें कोई दूसरा जैसे होता है कि मान लो मैं पुष्य नक्षत्र में हूँ, उसके शनि का नक्षत्र है लेकिन उसके लॉर्ड जो है वो बृहस्पति हैं, या मान लो मैं फलाने जैसे श्रवण नक्षत्र में अभी मून का नक्षत्र है लेकिन उसके लॉर्ड विष्णु जी हैं। धनिष्ठा नक्षत्र है, उसके लॉर्ड नक्षत्र स्वामी मंगल है लेकिन उसके लॉर्ड वसु हैं। 8 एलिमेंट्स ऑफ द स्पेस एंड आवर यूनिवर्स, और सॉरी अपना अर्थ। तो मैं मार्च की 5 से जो आगे की यात्रा है 26 मार्च तक की, इसके बारे में बात आगे बढ़ाते हुए, जुपिटर भी ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ अ टाइम अपना नक्षत्र चेंज करेंगे। फरवरी 3 से लेके अप्रैल 2017 तक ये भरणी नक्षत्र में आ जाएंगे। अब ये दोनों घटनाएं ऑलमोस्ट एक ही समय पर हो रही हैं। इसमें मेन बात यह है कि जो शनि की तीसरी निगाह और मार्स की चौथी निगाह जुपिटर पर पड़ रही है, और शनि की 7वीं निगाह और मंगल की 8वीं निगाह
जो है आप लियो राशि पर पड़ रही है। अब जिन जिन घरों पर ये निगाह दोनों कॉम्बिनेशंस के साथ पड़ रही है, हालांकि उसके ड्यूरिंग कोर्स ऑफ दिस टाइम शनि अस्त भी रहेंगे, जो मैंने आपको पहले टाइम बताया, फरवरी 17 से लेकर 26 मार्च तक। तो ये उतना इफेक्ट, हालांकि डिसइफेक्ट इसका नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इसके कुछ ना कुछ परिणाम तो भुगतने ही पड़ेंगे। तो ये बड़ा ही अलार्मिंग सा टाइम है, और अगर इसको बड़े तरीके से और प्लान करके इस टाइम को अगर गुजारा जाए तो इसका बेनिफिट भी लिया जा सकता है। अब इन सब चीज़ों के बारे में जिनको जनरल नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं है ज्योतिष के बारे में, उनको सिर्फ यही होता है कि मेरी राशि के बारे में बता दिया जाए। तो आइए शुरू करते हैं राशियों के बारे में, कि आपकी राशियों पर इन दोनों प्लैनेट्स के भरणी नक्षत्र में जाने से, गुरु के और मंगल का अपना स्थान चेंज करने से आप पर क्या इफेक्ट आने वाला है, इन चीज़ों के बारे में हम अब जिक्र शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ, एरीज। एरीज गुरु आपके फर्स्ट में रहेंगे और ये भरणी नक्षत्र में ट्रेवल करेंगे, क्योंकि भरणी नक्षत्र यम का है और इसकी पंचम निगाह आपके बच्चों के स्थान पर भी पड़ रही है, नवम आपके भाग्य पर पड़ रही है, सातवां आपके घर पे पड़ रही है। तो आपको थोड़ा सा अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना है, और ये बहुत सारी चीज़ें देंगे भी और कुछ चीज़ें लेंगे भी आपसे। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा गुरु का ट्रांजैक्शन आपके लिए नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि केतु आपके 6वें घर में बैठे हुए हैं और राहु आपके जाके 12वें घर में बैठे हुए हैं। उसके अलावा मार्स आपके दशम स्थान में रहेंगे, उत्तम फल देंगे। अगर आपका मार्स कुंडली के जन्म टाइम के अंदर अच्छा बैठा हुआ है, वीनस भी उसके साथ आएंगे, मरकरी भी आएंगे, और सैटर्न जो है आपके 11वें घर में है। तो ये गोचर आपके लिए तो जो है मार्स का काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं वृषभ राशि, टॉरस के बारे में। टॉरस जुपिटर आपके 12th हाउस में है, उसकी जो 5वीं दृष्टि आपके 4थे घर में रहेगी, जो सुख भाव का घर है। उसके अलावा उसकी 9वीं दृष्टि आपके 7वें घर में रहेगी, और 7वीं दृष्टि उनके आपके 6वें घर में रहेंगी, और 9वीं दृष्टि जो है आपके 8वें घर के अंदर रहेंगी। तो इसके अलावा सैटर्न भी जो है वो सप्तम निगाह से आपके 4थे घर की तरफ देख रहे हैं। मार्स भी जो है आपसे 4थे घर की तरफ देख रहे हैं। और यही बात की मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बात करके हटाऊँ तो जो गुरु का जो इफेक्ट है, ये बहुत ज़्यादा आप पर आने वाला है, और ये इफेक्ट आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सैटर्न की सप्तम निगाह आप पे रहने वाली है, इसका भी आपने ध्यान रखना है, कि क्योंकि मंगल की भी दृष्टि उनके साथ मैच कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है, और मंगल की 4थी दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, सैटर्न की 3री दृष्टि कर रही है। तो आपको दो जगह ये इफेक्ट करें, तो आपको सोसाइटी में अपने नाम और चीज़ों को लेकर ध्यान रखना है, अपने कर्म को लेकर ध्यान रखना है कि आप क्या काम करने जा रहे हैं, उसको सोच विचार करके करना है। तो ये थोड़ा सा मिक्स ऑफ अ टाइम आपके लिए रहेगा, और आपने इसको ध्यान से काटना है। बात करते हैं जेमिनी राशि की। जेमिनी देखिए, गुरु जो है 1, 2, 3, 4, 5 आपके 3rd हाउस को देखेंगे, फिर आपके 7वें घर को देखेंगे। राहु और केतु आपके 4थे और 10वें घर में रहेंगे। सैटर्न जो है आपके 3रे घर को सीधी निगाह से देखेंगे, जबकि आपके इनकम के घर को सैटर्न और मार्स दोनों देखना शुरू करेंगे, और आपके 4थे घर को भी जो है पर जो इफेक्ट आएगा वो जो है इसका, आपके 3रे घर पर भी जो इफेक्ट आएगा वो सैटर्न और मार्स का आएगा। यानी कि आपकी 2 जगह पर सैटर्न और मार्स का इफेक्ट आ रहा है, 3रे और 11वें घर में। आपकी इनकम और आपके कर्म और आपका समाज में रुतबा, इन सब चीज़ों पर इफेक्ट जो है इन 45 दिन तक आपको खूब देखने को मिलेगा। आपने कोई भी काम सोच समझ के करना है, ज़्यादा बोल वचन नहीं करने। ऐसा ना हो कि हमारी बात कोई ज़्यादा ऐसी निकले कि कहीं की बात कहीं की कहीं पहुंच जाए, जिसका हमें डिसइफेक्ट हो जाए। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि पर ढैया का भी चल रहा है, लेकिन अंतिम 29 अप्रैल के बाद उनका ये चरण जो है थोड़ा सा धीमा पड़ना शुरू होगा, जिससे कि उनको आज तक की टेंशन जो है खत्म होनी उनकी शुरू हो जाएंगी। मार्स आपके 7वें घर में आ रहे हैं, उच्च नक्षत्रों में ट्रेवल करेंगे, उच्च के होके आ रहे हैं, और इसके ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ टाइम वीनस और मरकरी भी आपके साथ ट्रेवल करेंगे। सैटर्न आपके 8वें घर में बैठे हुए हैं, राहु और केतु जो आपके 3rd और 9वें घर में बैठे हैं, जुपिटर आपके 10वें घर में बैठे हैं। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही कहा, मार्स और सैटर्न की जो 4थी और 3री निगाह जो है 10वें घर पे पड़ेगी। इसी के अलावा आपके 3रे घर में भी सोसाइटी के अंदर आपका नाम, फेम बढ़ेगा भी कम भी होगा, बढ़ेगा भी कम भी होगा। इन चीज़ों का आने वाले 45 डेज के अंदर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मार्स अपने उच्चतम
मेरे कहने का मतलब है कि उससे देखेंगे तो कई चीज़ों का जो आपको चीज़ें हैं वो इफ़ेक्ट के साथ आपके साथ जो आनी चाहिए वो उस इफ़ेक्ट से भी ज़्यादा हो सकता है आपकी तरफ आए। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। यानी कि दूसरे घर पे मार्स और सैटर्न की निगाह, राहु केतु आपके थर्ड और 9th हाउस में, जुपिटर आपके 5th हाउस में और सैटर्न आपके अष्टम हाउस में बैठे हुए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं तो आपके लिए पॉजिटिविटी वाला इशारा दे रही है। तो ये था कर्क राशि के लिए जो हमने आज दिया है। 5वीं राशि जो है वो लियो राशि है। लियो राशि जो है इस समय जो है दो चीज़ों से बड़ा इफेक्ट आपको आने वाला है कि आपके नीचे के तीनों घर यानी कि सप्तम, छठा और 8वां घर तीनों को घेर लिया है आके। पहले मार्स ने, फिर सैटर्न ने, फिर राहु ने, और केतु आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, जुपिटर आपके बैठे हुए हैं 9वें घर के अंदर। ये यहाँ पर जो आपके लिए अलार्मिंग वाली जो बात है कि जुपिटर आपका जो 9th घर में है वो इफेक्ट होंगे सैटर्न और मार्स से। अब जुपिटर भी उस समय शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे और शुक्र की ट्रैवलिंग भी उस समय ये आपके आसपास ही होने जा रही है। तो आपको इस बार मिले जुले परिणाम मिलने वाले हैं। अपने प्रॉपर्टी को लेके, अपने किसी पार्टनर को लेके किसी तरह का आपने विवाद नहीं करना है। और आपके जो साथी हैं, जो आपके हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, उनके साथ भी आपकी तलखी होने के चांसेस हैं। तो सोच समझ कर कोई बात करनी है, सोच समझ कर कोई हमने डिसीजन लेना है। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि यानी कि वर्गो। मैंने 2024 का जब भी एनालिसिस किया है तो मैंने कन्या के बारे में थोड़ा सा अलार्मिंग बोला है, साथ में मीन राशि के बारे में। कारण क्या, वाइस वर्सा हो जाती हैं जब ऑपोजिट होती हैं राशियाँ। तो कन्या वालों के लिए तो पहले से ही जब मैंने अलार्मिंग बोल रखा है तो मार्च की इस ट्रैवलिंग से हालांकि उनको थोड़ा सा सुखद फल आने वाला है अगर उनकी जन्म कुंडली में जन्म समय पे मार्स जो है अच्छे बैठे हुए हैं। मार्स तीनों उच्चतम नक्षत्रों में रहेंगे, वीनस और मरकरी भी आपके साथ चलेंगे। इस समय सबसे बड़ी बात है कि जो आपके दुश्मन हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, वो शांत हो जाएंगे काफ़ी टाइम के लिए और इसका आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। राहु केतु को आप थोड़ा सा संभाल कर रखिए। कारण उसका ये है कि सप्तम में राहु बैठे हुए हैं, वो आपको अपने अपने लोगों से दूर करते हैं और केतु जो है अपने लोगों के पास रहने नहीं देते। इसका नेगेटिव इफेक्ट आता है। बात करते हैं लिब्रा राशि की। लिब्रा राशि या लिब्रा लगन वालों के लिए भी एक बहुत ही चैलेंजिंग ईयर है और जिनकी स्पेशली दशाएं जो हैं मार्स की, राहु की, शनि की, केतु की, इस तरह के प्लैनेट्स की चल रही हैं जो नुकसान भी करते हैं, तो उनको थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजन लेने हैं। लेकिन जुपिटर आपके 7वें घर में जो अपनी मूवमेंट को बढ़ा रहे हैं आपके अष्टम घर की तरफ मई में आएंगे। आपको अभी से सावधान होकर चलना है कि आप ऐसा कोई कर्म नहीं करें कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर कोई निर्णय ऐसी नहीं रखे जो आपको जोखिम में बदल जाए। राहु आपके 6वें घर में लीगैलिटीज़ को लेके, लीगल इश्यूज़ को लेके, कई और चीज़ों को लेके आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। और राहु की पंचम दृष्टि आपके कर्म स्थान पर भी पड़ रही है, यानी कि आपके पिता के घर पर, आपकी प्रॉपर्टी पर, आपके बिजनेस पर, आपके काम करने के तौर तरीकों पर। ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ अ टाइम सप्तम घर के अंदर जुपिटर के ऊपर जो निगाह पड़ रही है मार्स और सैटर्न की, ये भी आपके लिए अलार्मिंग है। और जो 11वें घर के ऊपर 2 दृष्टियां पड़ रही हैं सैटर्न और मार्स की, ये भी आपके लिए थोड़ी सी अलार्मिंग है। तो ये थोड़ा सा अलार्मिंग टाइम रहेगा तुला लगन, तुला राशि वालों के लिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। मार्स आपके 3रे घर में होंगे और सैटर्न आपके 4थे घर में होंगे, राहु आपके 5म घर में होंगे, केतु आपके 11वें घर में होंगे। वृश्चिक राशि वालों ने भी पीछे बहुत टफ टाइम देखा है कर्क वालों की तरह, लेकिन ये सारे के सारे योग आपके लिए उत्तम कर रहे हैं क्योंकि केतु आपके 11वें में बैठ गए, मार्स आपके 3रे में बैठ गए, सैटर्न आपके 4थे में बैठ गए। हालांकि सैटर्न 4थे में अच्छा नहीं गिना जाता, लेकिन क्योंकि वो अस्त भी रहेंगे इस ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम, तो बाकी के प्लैनेट्स को जो उसके साथ अटैच है उनको अपनी करामात दिखाने का टाइम मिलेगा। आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा। ये आपके लिए फ़ायदेमंद 45 डेज रहने वाले हैं। बात करते हैं सेजिटेरियस धनु राशि के बारे में। राहु आपके 4थे स्थान पर है जो आपको बहुत सता रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है और मेरे पास सब कुछ होना चाहिए और आप इन चीज़ों के लिए चिंतित हैं, लेकिन आप अपने कर्मों से, प्रैक्टिकल लाइफ से भी दूर हैं क्योंकि केतु कर रहे हैं वो आपको डिटैच, जो कि बैठे हुए आपके 10वें स्थान के अंदर और वो अपना स्थान और नक्षत्र भी चेंज करने जा रहे हैं जो चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। और राहु भी अपना नक्षत्र चेंज करेंगे इसी साल में, जिसके बारे में प्रोग्राम दे चुका हूँ। सैटर्न और मार्स की जो निगाह है इस समय जो आपके 10वें घर पर पड़ रही है केतु के साथ,
तो ये सॉरी दशम स्थान पर पड़ रहा है मार्स की, और सॉरी जो सैटर्न की निगाह आपके जो नवम भाव पर पड़ी है, आपकी किस्मत को थोड़ा सा डिटैच करेगी और किस्मत को थोड़ा सा हर्ट करेगी. दैट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड टाइम फॉर यू. यू हैव टू बी वेरी चैलेंजिंग इन दिस. बात करते हैं कैप्रिकॉर्न राशि के बारे में. कैप्रिकॉर्न मार्स आपके बैठ जाएंगे आपकी लगन के अंदर, जुपिटर बैठेंगे चौथे घर में, सैटर्न बैठेंगे आपके सेकंड घर में, राहु होंगे आपके तीसरे घर के अंदर, और साथ में होंगे केतु आपके नवम घर के अंदर. मैं इस बार कैप्रिकॉर्न वालों को ये कहना चाहता हूँ कि आपका टाइम आ गया. 45 दिन के अंदर बॉस बनिए और जो चाहते हैं वो आप करिए, क्योंकि राहु तीसरे घर में, केतु नवम घर में, सैटर्न दूसरे घर में, और वो भी अस्त हो जाएंगे, और मार्स को और जुपिटर को अपना पूरा काम करने का मौका मिलेगा. आपके लिए नई प्रॉपर्टी खरीदने का उत्तम समय है. बात करते हैं एक्वेरियस राशि की. एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की. राहु आपके रहेंगे दूसरे घर में, सैटर्न रहेंगे आपके लगन में, मार्स रहेंगे 12वें में, केतु रहेंगे आपके अष्टम में, और साथ में जो जुपिटर है वो रहेंगे आपके थर्ड हाउस में. देखिए मिला जुला सा समय दिखाई दे रहा है कि कारण क्या है, मार्स तो दुश्मनों का तो नाश करेंगे, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़ा देंगे. आपके दुश्मन और भी थोड़े से कर देंगे, थोड़े से इशू भी क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही अग्रेसिव मोड में बैठे हुए हैं 12th हाउस के अंदर. और उनकी जो दो दृष्टियां हैं, एक आपके 6वें और एक आपके 7वें घर में पड़ रही हैं, इसमें आपने अपने जीवन साथी के साथ भी कोई तलखी नहीं करनी है. इस बात का आपने ध्यान रखना है. आपके लिए जो टाइम है मिक्स टाइम है, इसको अगर सेंसिबल तरीके से आप रहेंगे तो एक्वेरियस के लिए बड़ा अच्छा समय गुजर जाएगा. बात करते हैं राशि जो अगली है वो मीन पाइसेस के बारे में. जिस तरह मैंने कन्या के बारे में बोला था, पाइसेस के बारे में भी यही बात करने जा रहा हूँ कि जुपिटर तो अपना नक्षत्र चेंज करेंगे ही करेंगे, सैटर्न भी अस्त होंगे, और मार्स भी अपने तीनों नक्षत्रों को चेंज करते हुए अपनी प्लेसमेंट चेंज कर रहे हैं, क्योंकि वो 11वें घर में जा रहे हैं. तो आपको थोड़ा सा टेंशन फ्री होने, उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन उनकी जो एक 8वीं दृष्टि सैटर्न की 7वीं दृष्टि के साथ आपके 6वें घर में पड़ रही है, ये दुश्मनों का घर है, बीमारी का घर है, लीगलिटी का घर है. इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आपको मिलेंगे, जिस पर ओवर पावर भी आप कर जाएंगे अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर जन्म टाइम पे ये दोनों ग्रह अच्छे बैठे हुए हैं. तो राहु आपके पंचम घर को भी देख रहे हैं, नवम घर को भी देखेंगे, जुपिटर आपके 7वें घर को भी देखेंगे, और उसके अलावा आपके कर्म स्थान को भी देखेंगे, और जुपिटर पर सैटर्न की और मार्स की निगाह भी है. ये आपके लिए थोड़ा सा अलार्मिंग है. सेकंड हाउस के अंदर पार्टनर के साथ या कोई प्रॉपर्टी ना बेच दें, इस तरह की बातों से आपको ध्यान रखना है. तो दोस्तों ये था मेरा प्रोग्राम. मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा, और आगे भी हम इस तरह के इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ, चेंजेस के साथ, कोई नई जानकारी के साथ हाजिर होते रहेंगे. देखते रहिए फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी. गॉड ब्लेस यू.